Good morning to all of you. I'm audible to everyone. Bhanu, Komal, Puneet. In case, please respond if you're listening and I'm audible to you. Yes, sir, audible. Okay, thank you. चलिए आज हम ना आईटी एक्ट 2000 की जो बात कर रहे थे, इंडियन आईटी एक्ट जो मैंने आपको कल बताया भी था, उसके कुछ सेक्शंस पे हमने डिस्कस किए थे. We'll discuss few more sections from that part and we will see how this IT Act is beneficial and helpful for us. ठीक है. So देखिए, इंडियन आईटी एक्ट जो है, इंडियन आईटी एक्ट 2000 भी कहते हैं इसको, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ और 9 जून 2000 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया अल्टीमेटली. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले बता ही चुका हूँ कि हर चीज के लिए लॉ बेस्ड एक हमारे पास पूरा करिकुलम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू डिफाइंड है, जिसमें हर क्राइम के लिए क्या पेनल्टी है, किस तरीके से उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, क्या लॉज हैं, सेक्शन है, सब हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. बट देयर वाज नथिंग इन द लॉ विच कैन टेक केयर ऑफ जो भी आईटी या फिर इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम जिन्हें आप कहते हैं, उनके लिए कोई भी हमारे पास लॉ बुक नहीं थी. देन वी यूज्ड टू फॉलो यूनाइटेड नेशन कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हमारे पास था एक, जिसको फॉलो करते चले आ रहे थे काफी वक्त से. काफी कंट्रीज उसको फॉलो करती हैं. जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, एक्चुअली देखिए आईटी की जरूरत क्यों पड़ी? आईटी की जरूरत नहीं पड़ी कि हम किसी को इंटरनेट के ऊपर अब्यूज कर रहे हैं या कुछ है. आईटी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऑनलाइन जो है बहुत से लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया. इंटरनेट आया तो Amazon was the first who started selling books on the internet. Amazon बुक के बेचने से स्टार्ट हुआ था. अभी आजकल सब कुछ बेचते देखिए. तो there the sale was not only limited to one country, it was also given priority to other countries. like दूसरे कंट्री में भी आप सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसके तहत हमें जरूरत पड़ी कि यार ऑनलाइन जो ट्रेड हो रही है इसको कैसे मैनेज किया जाए. इसके लिए जो भी लोग अगर किसी किस्म का कोई शिकायत डालते हैं या किसी किस्म का फ्रॉड होता है, तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा अल्टीमेट. सो दैट वाज डिसाइडेड एंड एंटायरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इट्स कॉल्ड UNCITRAL. ठीक है. यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल बोलते थे इसको, इसके ऊपर फॉलो. ठीक है. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे और अमेंडमेंट करके उसको थोड़ा सा और बेटर बनाएंगे. सो दे पीपल हैव जस्ट एडेड few basic points. We will see about it. ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा एक्ट लेके आना जिससे आईटी के तहत जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके और गवर्नमेंट को एक सपोर्टिंग हैंड मिले ताकि वो अपने नॉमिनी रिप्रेजेंट कर सके और किसी भी किस्म का जो ऑनलाइन सेटलमेंट है उसको मैनेज किया जा सके. ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था. इसके अंदर देखिए ये तो एक टेक्निकल लैंग्वेज है, बहुत डिटेल में, हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट हमें जनरली साइबर क्राइम के रेफरेंस से पढ़ना है. आईटी एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है. दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू साइबर क्राइम ओनली, इट आल्सो डील विद अदर थिंग्स आल्सो, बट वी हैव टू गेट थ्रू विद अ लिमिटेड पार्ट. ठीक है. साइबर क्राइम के तहत क्या क्या चीजें आती हैं? तो कंप्यूटर साइबर क्राइम को ही साइबर क्राइम को, कंप्यूटर क्राइम को साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम कहते हैं. कल भी मैंने बताया था. So these are few things: fakers, fraud, hacking, pornography, virus, cruelties, harassment, email security, data feeding. ये सारी चीजें आपकी साइबर क्राइम के तहत आती है. अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आपका जो टास्क है, एक्ट है, वो अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहा है तो इट मींस कि वो एक साइबर क्राइम काउंट हो रहा है. ठीक है. हमारे पास आईटी एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं. हर सेक्शन के अंदर एक डिटेल डिफाइन होती है और हम ये देखते हैं कौन से सेक्शन के तहत आपका क्राइम जो है फॉलो आउट हो रहा है. अगर जिस भी क्राइम के तहत आपका, जिस भी एक्ट के तहत, सॉरी, सेक्शन के तहत आपका क्राइम फाउंड होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पेनलाइज होगा, पेनल्टी मिलती है. वी हैव मल्टीपल सेक्शन, 2D 2I है ना, 2Z, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं. तो मैंने कल भी आपको इसका ओवरव्यू बताया था कि किसी डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ करना, डेटा कॉपी करना, या फिर कोई डिवाइस के साथ डिवाइस को एज अ टूल इस्तेमाल करना, है ना, इन सब के तहत हमारा सेक्शन डिवाइडेड है. कुछ सेक्शन हमने कल डिस्कस किए. सेक्शन 5 जो है दैट इज ऑल डीलिंग विद द
डिजिटल सिग्नेचर्स लाइक हाउ वी कैन यूज। देखिए बैंक आप जाते हैं, आप चेक देते हैं, तो चेक के ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं। आप जो भी सिग्नेचर करते हैं उन सिग्नेचर्स को ऑलरेडी सिस्टम के अंदर पहले से आपके डिफाइंड सिग्नेचर के साथ मैच किया जाता है, और उन सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने के बाद ही वो ट्रांजेक्शन ओके की जाती है, यानी कि चेक जो है वो कैश किया जाता है, या वाउचर जो कैश किया जाता है, डीडी जो कैश किया जाता है। तो आपकी वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली ऑनलाइन जो भी आप डीलिंग कर रहे हैं, आप एक मेल भेज रहे हैं, आप किसी किस्म का कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो ट्रांजेक्शन या ट्रेड आप ही कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा आपके बिहाफ पे। अगर कोई और कर रहा है तो फिर तो वो जेन्युइन नहीं हुई, वो फ्रॉड हो गया, और ऐसी चीजों को हमें रोकना है अल्टीमेटली। सो दैट इज व्हाई देयर बिकम्स अ नीड ऑफ सिग्नेचर, एंड ऑन इंटरनेट दिस इज नॉट ओनली कॉल्ड सिग्नेचर, इट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। इसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, अभी डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम एक तरीके के कोड को अटैच करते हैं आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, जो कि आपको यूनिकली प्रोवाइड किया जाता है ना। जैसे आपका पैन नंबर है, आपका पैन नंबर हमेशा एक ही रहेगा, और जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप करते हैं, कोई बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कमाई करते हैं, बेचते हैं, तो आपका जो भी डेटा ट्रैक किया जाता है वो उस पैन नंबर के थ्रू किया जाता है। तो सिमिलरली जैसे पैन नंबर आपकी एक आइडेंटिटी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेके, ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट आपके थ्रू आने या जाने हैं उनकी आइडेंटिटी डिजिटल सिग्नेचर है, उसी तरह काम करता है जैसे आपका पैन नंबर की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नेचर बहुत पहले सिक्योर नहीं थे, नॉर्मल एक मेथड था, प्रोसीजर था, क्योंकि इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। अभी आज के टाइम पे हर काम इंटरनेट पे हो रहा है, तो इट इज नीड कि हर बंदे को डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड किए जाएं, ताकि उसके साथ मर्ज हो और जाए और उसका वेरिफिकेशन हो, तभी आप पे कोई बिलीव करेगा, है ना। तो नाउ डेज बिकॉज फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया, आइडेंटिटी थेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, किसी की आइडेंटिटी चुरा ली जाती है, एंड दैट इज वेरी कॉमन नाउ डेज, इसका बहुत ज्यादा डर हो गया। तो इसकी वजह से हमें डिजिटल सिग्नेचर को भी सिक्योर बनाना पड़ता है, बनाना पड़ा अल्टीमेटली, एंड दैट ऑल कम्स अंडर सेक्शन 15। देखिए हम लॉ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कोर्स मैनेजमेंट का है, बट स्टिल हमें थोड़े बहुत लॉ जो है ये अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, हमें थोड़ा सा इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंसोगे कभी इन फ्यूचर, तो आपको पता होगा मुझे किस सेक्शन के तहत कौन सा एक्शन लेना है, अदरवाइज आप उसको कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सेक्शन 43 है पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर। अगर आप किसी भी मीडियम से, किसी तरीके से, किसी नेटवर्क से किसी भी सिस्टम को एक्सेस करके या किसी भी तरीके से उसके ऊपर राइट्स लेके उसको डैमेज करते हो, तो आपको उसके बदले में पेनल्टी भरनी पड़ती है। पेनल्टी कितनी भरनी पड़ेगी, इट ऑल डिपेंड अपॉन द डैमेज एंड द एक्ट, बट मीनवाइल अगर बहुत बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे आप ये काम कर रहे हो, तो आपको कॉम्पनसेशन के तौर पे 1 करोड़ रुपए तक भी देना पड़ सकता है। दैट इज वेरी बिग अमाउंट टू गिव, so it is always advisable, do not access someone computer without his or her consent or permission। ठीक है, so always take care, मोबाइल हो गया, सिस्टम हो गया, लैपटॉप हो गया, whatever it is, do not make any kind of access or do not delete any data over it so that उस पर कोई हार्म ना अल्टीमेटली। ठीक है, फिर देखिए इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि साइबर क्राइम की जो जुरिसडिक्शन है, दैट इज, जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कौन उसको मैनेज कर सकता है, किसकी पावर में आता है। आपने देखा होगा पुलिस चौकी होती है, आप कई बार जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, बोलते हैं आप क्या, आप कहाँ पे इंसिडेंस हुआ था, आप बोलते हैं वहां पे हुआ, तो बोलते हैं यार वो तो हमारे पावर एरिया में नहीं आता है। एरिया का मतलब है आप उस एरिया के मैटर को डिस्कस या फिर एनालाइज नहीं कर सकते, ये आपके दायरे में नहीं आता, या आपके राइट में नहीं आता। ऐसे ही जो सिविल कोर्ट्स हैं, जहां पे प्रॉपर्टी को लेके जो डिस्प्यूट्स हैं या और नॉर्मल डिस्प्यूट्स हैं, साइबर डिस्प्यूट, सॉरी क्रिमिनल डिस्प्यूट्स हैं, उन कोर्ट्स के अंदर आप साइबर क्राइम का कोई भी डेटा पुट अप नहीं कर सकते, वो उसके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो कौन देखेगा साहब, अब क्वेश्चन आता है साइबर क्राइम के जितने भी केसेस है उनको कौन देखेगा, तो ये हमारे पास है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये जो एंटिटी है, बॉडी है, ये साइबर क्राइम को देखती है। इसको बनाया गया है अंडर द एक्ट
और इसको बाकायदा आपका पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है, और सेक्शन 61 के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि कौन कौन से केसेस को साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल देखेगा और सिविल कोर्ट नहीं देख सकती है। ठीक है, इसके बाद ये कि अगर सपोज करो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दे दिया है और उस डिसीजन से कोई आदमी खुश नहीं है या वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर भी हमारे पास हाई कोर्ट होती है, और हाई कोर्ट को ये राइट दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है, तो आप वो बंदा अपील कर सकता है इन द हाई कोर्ट, बट दैट मस्ट बी डन विद इन द 60 डेज। ठीक है, आपको आज साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई रिजल्ट दिया, आपने सोचा नहीं यार रिजल्ट तो मेरे फेवर में नहीं है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और मुझे नहीं लगता कि ये मेरे फेवर में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन आपको ये काम हाई कोर्ट के अंदर जो चैलेंज करना है आपको विद इन 60 डेज करना होगा, इसके बाद अलाउड नहीं होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, एक सेकंड मैं ऑन कर लेता हूं एनोटेशन। ठीक है, these 60 days are basically allowed to you। ठीक है, देन लाइक अब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट तक लिमिटेड है, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब आजकल ऐसा होने लगा बहुत सारे साइबर केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट भी देखता है, बट उसका लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉमन सा आदमी उसका मोबाइल चोरी होने को साइबर केस और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ऐसा नहीं है, ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट एंटेन नहीं करेगी। दैट मस्ट बी लिमिटेड टू इधर साइबर पैलेट ट्रिब्यूनल और दैट मस्ट बी गिवन विद द मैक्सिमम दैट मस्ट बी एंटेन बाय द साइबर कोर्ट, ओ सॉरी हाई कोर्ट अल्टीमेटली। ठीक है, then thereafter we another have like ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास जो है दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन। ठीक है, जो भी कंपाउंडिंग का मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रोसीडिंग कैसे होगी, कौन कौन से फाइनेंशियल राइट्स होंगे उसके बारे में, दैट इज नॉट वेरी मच कंसर्न टू अस, रीजन बीइंग दैट इज एंटायरली आउट ऑफ स्कोप, तो इसको आप स्टडी मत करिए इतना। ठीक है, रिकवरी ऑफ पेनल्टी इज बिट इम्पोर्टेंट। सपोज करो किसी पे इंडियन साइबर पैलेट ट्रिब्यूनल ने जो है कोई डिसीजन दिया और उसको फाइन पे करना है और किसी वजह से वो चीज पे नहीं कर पा रहा, तो इन दैट केस उस पेनल्टी की रिकवरी होगी। हाउ? बाय सेलिंग द एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यूज। अगर उसके पास कोई है, कोई लाइसेंस है, कोई राइट्स हैं, तो उस केस में वो सारी चीजें जो उसको सेल आउट करके उसका भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है दैट इज मैंने आपको कल सेक्शन 65 बता दिया था, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्पर करना, सेक्शन 66 में डिस्कस किया था। हैक करना, किसी की फाइल डिस्ट्रॉय कर देना या ऑल्टर करना, ये मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया था, बताने की जरूरत नहीं है। देन देयर आफ्टर वी हैव अनदर सेक्शंस, जिसमें से कि हमने सेक्शन 67 भी कल कवर किया था। ठीक है, 71 भी कल कवर किया था, तो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, है ना। सेक्शन 72 कहता है ब्रीच ऑफ प्रिवेसी, जो मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी शख्स का कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, बुक है, रजिस्टर है, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, और अगर आप उसे पब्लिक कर देते हैं विदाउट हिज कंसर्न, सो इट इज ऑल्सो comes under the penalty and you have to pay at least 1 lakh rupees or 1 to 2 year imprisonment or both depending upon the condition। ठीक है, देन 73 इज ऑल अबाउट पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग फॉल्स डिजिटल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई डिजिटल सिग्नेचर आपको अलॉटेड है, आप उन्हें एक्चुअल को ना दिखा के कोई फोर्ज या फॉल्स क्रिएट करते हैं और उनको शो ऑफ करते हैं, तो इट ऑल्सो कम्स अंडर द बेसिकली साइबर क्राइम। ठीक है, तो आपको उसके तहत भी सजा हो सकती है जो भी शख्स ऐसा करेगा। ठीक है, पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस, बहुत सारी चीजें आप पब्लिक करते हो, है ना, ताकि आप उससे लोगों को गुमराह कर सको, तो सेक्शन 74 के अंदर आता है।
और आपका वही 1 लाख रुपीज और या फिर 2 साल की जेल आपको हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, इस तरीके से है ना। उसके बाद सेक्शन 75 इज ऑल अबाउट कमिटिंग एनी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, उसके बारे में है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, आपको नेशनलिटी प्रूव करनी पड़ती है और सब चीजें हैं, ठीक है। तो साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के तहत कुछ गाइडलाइंस हैं कि कैसे उसे डील करना है, कैसे आप फाइल कर सकते हो, परमिशन लेनी पड़ती है आपको, आप कैसे केस फाइल करोगे, ठीक है। और कौन कौन से एक्ट हैं वो सेक्शन 48 से लेके सेक्शन 64 तक पूरे डिफाइन है, उसकी बाकायदा बुकलेट के अंदर, ठीक है। और मैंने आपको आज ग्रुप पे आईटी एक्ट 2000 का डिटेल डॉक्यूमेंट 36 पेजेस का भेजा है। देखिए उसकी लैंग्वेज तो थोड़ी सी लॉ वाली है, थोड़ा आपको कम समझ में आएगी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक दफा उसको पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। तो जो भी चीज हमने क्लास में, जो मेजर हमारे सेक्शन थे जो हमने डिस्कस किए थे, वो आपको सब वहां नजर आएंगे। थोड़ा इसको रिवीजन इसलिए कीजिए क्योंकि आपको सब चीज याद रखनी जरूरी है। एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो नोबडी नोज के कौन से पैटर्न से आ जाए, तो आपको डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। सेक्शन 48 के अंदर बताया हुआ है कैसे आपका टोटल जो साइबर अपील ट्रिब्यूनल उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया जाएगा। उसके अंदर एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ साइबर अपील ट्रिब्यूनल कैसे कंपोज किया था, उसमें देखिए आपका प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, उसके नीचे बंदे काम करने वाले भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। और उस प्रेजाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो एटलीस्ट जज होना चाहिए हाई कोर्ट का एटलीस्ट, ठीक है। और किसी भी या फिर किसी भी मेंबर इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर होना चाहिए, जिसको पास में ग्रेड क्लास 1 ऑफिसर का ग्रेड मिला हो, उससे कम से कम 3 साल काम किया हो और उसको नॉलेज भी होनी चीजों की, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस से कम 3 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को साइबर ट्रिब्यूनल का हेड बनाया जाता है। सैलरी और अलाउंसेज जो है वो सब सेंट्रल पे कमीशन के मुताबिक उसको मिलती है, इसमें कोई डिस्कशन करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। वैकेंसी कैसे फिलअप होगी तो दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो उसको कैसे फिल करती है, वो उसके लिए अलॉटमेंट निकालेगी, स्टेजेस के थ्रू इंटरव्यूज होंगे और उसके बाद फिर किसी डेजिग्नेटेड बंदे को जो कि फुल फ्लेज एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन वेरीफाई करता है उसको रखा जाएगा, ठीक है। सेम इज विद द रेजिग्नेशन रिमूवल, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और खैर ये सब ज्यादा तो नहीं, सेक्शन 57, ठीक है। अपील कैसे कर सकते हैं उसके बारे में साइबर अपडेट के अंदर, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर चैनल से फाइल करेंगे केस को, डिटेलिंग दी आती है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट दैट। जो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि सिविल कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है साइबर क्रिमिनल्स को, साइबर क्राइम को मैनेज करने के लिए। आपको साइबर ट्रिब्यूनल के बाद सीधा हाईकोर्ट में अपील करने के लिए आप एम्पावर्ड हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं केस स्टडी से बॉस, लाइक केस स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक कि आपका किस तरीके से ये चीजें इम्प्लीमेंट हुई, मार्केट में आई। तो देखिए सबसे पहला केस जो है दैट इज इन बिटवीन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कटी कन्विक्शन। देखिए ये जब भी कोई केस बनाया जाता है तो दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। दो पार्टीज का मतलब कौन डील कर रहा है, तो पहली पार्टी वो होती है जिसके या तो दोनों के बीच में कोई एक तरीके से कोई इशू हो तो उन दो पार्टी को रखा जाता है। अदरवाइज स्टेट, आप गवर्नमेंट के थ्रू भी केस लड़ सकते हैं, आप गवर्नमेंट से भी अपील कर सकते हैं। व्हेन यू डोंट नो whom to represent, you can directly call government और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कटी नाम की कोई बंदी होगी, उसका केस है अल्टीमेटली, ठीक है। और कन्विक्शन विद इन 7 मंथ्स के अंदर पूरा रिजॉल्व हो गया था। तो केस वाज अ वेरी सिविल केस, ठीक है। सिविल केस होते हैं जो लोगों के प्रॉपर्टी, घर के जो इश्यूज है उनसे रिलेटेड होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इट वाज आल्सो लाइक दैट कि देयर वाज अ डिवोर्स वुमन and she started getting message on Yahoo groups and emails, उनको एक बंदा ईमेल करने लगा और मैसेज वगैरह करने लगा, ठीक है। जिसके चलते क्या हुआ, उस लेडी को फोन वगैरह भी आने लगे और she started feeling harassment। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो एक्यूज था, एक्यूज मतलब जो बंदा परेशान कर रहा, विक्टिम वो होता है जो सफर कर रहा है, एक्यूज वो होता है जो विक्टिम को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो विक्टिम वाज द लेडी, एक्यूज वाला मैन बेसिकली। तो एक्यूज कौन था, कोई फैमिली फ्रेंड था जानने वाले का, और ऐसा बताया गया केस के अंदर कि ही वाज इंटरेस्टेड टू मैरी हर, बट समहाउ ड्यू टू सम अदर रीजंस द लेडी मैरिड टू सम अदर पर्सन एंड शी डिडंट मैरिड टू द एक्यूज्ड,
ultimately. Then thereafter, what I don't know what happened, but thereafter, after certain time, she ended in a divorce, and again accused started contacting her once again. उससे फिर से मिलने जुलने की कोशिश करने लगा, ठीक है, लेकिन लेडी उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया करती थी, अकेले मैरी करने के लिए रेडी नहीं थी, तो देर आफ्टर वो उसे हरास करने लगा इंटरनेट के थ्रू। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंटरनेट के थ्रू हरास करने लगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो अक्यूज के ऊपर बहुत सारे केसेस लगे, जैसे आईपी सेक्शन 469, 509 और देखिए और 67 ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 469 और 509 नॉर्मल सिविल कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन कर रखे हैं, बट एक्ट 67 जो है वो आईटी का एक्ट है। तो इट वाज द फर्स्ट केस जब कोई आईटी एक्ट के तहत कोई केस फाइल हुआ, तो सेक्शन 67 लगाया गया उसके ऊपर, ठीक है, और अक्यूज को गिल्टी फाउंड किया गया। अक्यूज को मल्टीपल सेक्शंस के तहत सजा हुई, जैसे अक्यूज को जो है सेक्शन 469 के तहत 2 साल की सजा हुई और 500 फाइन हुआ। सेक्शन 509 के तहत भी 1 साल की सजा हुई और 500 रुपए का फाइन हुआ। सेक्शन 67 आईटी एक्ट 2000 के तहत उसको 2 साल की सजा हुई और 4000 रुपए फाइन हुआ। और ये कहा गया सारे सेंटेंसेस कंकरेंटली चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है, यानी कि एक साथ ही वो सारी सजा काटेगा, अल्टीमेटली सारा फाइन देगा। तो दिस वाज द फर्स्ट केस एंड which was considered under the section 67 of IT Act 2000। तो ये पहली केस स्टडी थी, आप मान के चलिए फर्स्ट, जिसके अंदर आईटी एक्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि हाँ भाई कहाँ सबसे पहले हुआ था। तो यू मस्ट रिमेम्बर द नेम सुहास कट्टी के साथ जो विक्टिम थी, द नेम ऑफ द लेडी वाज सुहास कट्टी एंड इट वाज फाइल्ड इन द तमिलनाडु स्टेट। सो इट वाज लाइक दैट, ठीक है। Second case study was around of forgery in Andhra Pradesh about the tax case, and it was asked that 22 करोड़ रुपए की रिकवरी एक बंदे के घर से हुई जो कि प्लास्टिक फॉर्म चलाया करता था, यानी कि प्लास्टिक जो भी आपका बनाने वाली कंपनी होगी उसकी कोई, उसको चलाया करता था, और वहां से 22 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। बाद में पता चला कि ये पैसे जो थे ये कैसे आए, उसको कहा भाई आप सबमिट कीजिए। तो उसने क्या किया कि उसने कुछ फ्रॉड 6000 वाउचर बनाए और सबमिट कर दिए। बाद में उसके कंप्यूटर को जब साइबर क्राइम ने लिया और देखा कि ये वाउचर कहाँ से आए, तो देखा कि वाउचर रिकवरी के बाद बनाए गए, यानी कि उससे पहले के नहीं थे। तो इट वाज अ ब्लैक मनी अल्टीमेटली। सो इट वाज सारे सारे वाउचर फेक थे जो कि कंप्यूटर से डिजाइन किए गए थे, ठीक है। तो इसके तहत ये भी साइबर क्राइम के तहत फोर्ज किया गया, ठीक है। Then case study 3 is all about cyber stalking। Stalking का मतलब होता है किसी शख्स का पीछा करना, उसको परेशान करना। This is called stalking। Stalker बोलते हैं ऐसे आदमी को। बहुत से लोग ऐसी खराब और गंदी हरकत करते हैं अल्टीमेटली। The people who are doing it online, that is known as cyber stalker। Otherwise normally physically कोई काम कर रहा तो उसे stalker कहेंगे, ठीक है। तो रितु कोहली एक लेडी थी जिसने आईटी एक्ट 2000 के तहत सबसे पहले साइबर स्टॉकिंग का केस रजिस्टर कराया था इंडिया में। शी वाज द फर्स्ट लेडी, और देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड जो जिसको उसका फोन नंबर किसी को दिया, चैट साइट पे डाल दिया इमोरल पर्पस से, और फिर वहां से उसको कॉल आने लगे, लोग उसको स्टॉक करने लगे ऑनलाइन भी। तो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ने कोहली को ट्रैक किया, बाद में उसको उसके ऊपर एक अंडर सेक्शन 509 आईपीसी के तहत इंडियन पिनल कोड, जो भी सारे लॉज है ना, रूल्स हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, उनको आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड कहते हैं, आपको उसका पता भी होगा शायद, ठीक है। तो आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, तो किसी भी वुमेन की मॉडेस्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिट्रॉयट करने के लिए के तहत जो इसको फाइल किया गया था। सो दैट वाज साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। देन साइबर केस स्टडी वाज एक्सटॉर्शन ऑफ मनी थ्रू इंटरनेट। ये बहुत कॉमन है, ठीक है। एक गैंग था, ये केस स्टडी है, एक गैंग था जो अपने आप को हलाला गैंग कहता था दुबई का। पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर करी सेक्शन 384, 506, 511 आईपीसी के तहत, और एक ईमेल आईडी था। ईमेल आईडी नहीं बताया जाता एक्चुअली एग्जैक्टली में, ऐसे हाइड कर दिया जाता है सो दैट आपको नजर ना आए, ठीक है, या पब्लिक नहीं किया जाता। ये एक पॉलिसी है ये भी साइबर की, आप किसी का ये भी, क्योंकि आप भी किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर रहे हो तो आप भी क्राइम कर रहे हो, इसे छुपाया जाता है अल्टीमेटली। कभी आपने देखा होगा अखबार में भी जो एक्यूज्ड होता है
ये जो विक्टिम होता है उसका एक्चुअल नेम नहीं बताया जाता है, नाम बदल दिया जाता है और लिखा दिया जाता है बराबर में, ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि नेम चेंज फॉर प्रिवेसी पर्पस। ठीक है, तो चंगेज बाबर के नाम से कोई बंदा होगा, उसने स्टार्ट किया और बहुत सारे ऐसे अकाउंट ट्रैक किए गए। ठीक है, उनकी आईएसपी यानी कि लोकेशन पता लगाई गई और उनको बाद में एक्यूज पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा गया। दे वर नैप्ड रेड हैंडेड। ठीक है, ऐसा करते हुए पकड़ा गया अल्टीमेटली। तो ये भी एक जहाँ पे वो एक्सटॉर्शन यानी कि पैसा ऑनलाइन मांगा करते थे। ठीक, पार्लियामेंट का देखिए ये बहुत आपको याद भी रहेगा, इट वाज अ वेरी फर्स्ट केस ऑफ पार्लियामेंट व्हिच वाज फाइल्ड अंडर एफआईआर अंडर 7602। सो इट वाज initiated by Sonia Gandhi. Sonia Gandhi is well known Congress president and leader in government of India. She served for 2 tenures ultimately, and like what is like उनको 2 ईमेल आए, एक मिशन रेवेंज 84@khalsa.com से, एक मिशन रेवेंज 84@hotmail.com से। ये 2 ईमेल आईडी थे जिनसे उनको जो है क्या कहते हैं आपका ईमेल आए और थ्रेट मिली। शी वाज थ्रेटनेड क्योंकि 1984 का जो केस था जहाँ पे बहुत सारे सिख राइट हो गए थे, दंगे हो गए थे, बेचारे सिखों के साथ बहुत लोगों की, बेचारे मासूम लोगों की जान चली गई और वो एक अननेसेसरी एक रेवेंज हो गया था। तो उसमें उनमें से किसी बंदे ने सोनिया गांधी को थ्रेट लिखा। बाद में पाया गया जो एक्यूज था जिसने ऐसा किया उसके पेरेंट्स बेचारे के 1994 के राइट्स में मारे गए होंगे। तो मे बी एक बदला लेने के वजह से उसने ऐसा किया हो, क्योंकि कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जाता है उस टाइम पे। इंदिरा गांधी took the operation which was the prime minister at that time. So these are the few cases like which were done during the साइबर आपका जो सेल है उन्हें से रिजॉल्व किया अल्टीमेटली। ऐसा नहीं है, आज भी साइबर केसेस रिजॉल्व होते हैं, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम कि केसेस इतने ज्यादा हैं, इतने कॉमन है कि उन सबको एंटरटेन और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईटी इंडिया एक्ट 2000 के तहत जो है आपका अमेंडमेंट किया है, 2008 के अंदर भी किया है और अभी कुछ दिन पहले भी किया है, 2020 में भी किया है, नहीं 21 में किया है, सॉरी 21 में किया है, जहां पे उन्होंने प्रीवियस कुछ एक्ट के सेक्शंस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करी है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसेंटली ट्विटर हो गया और प्लेटफॉर्म हो गया, जहाँ पे फेसबुक हो गया, तो इन प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काफी चीजें लोग बोलने लगे हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर एक तरीके से लगाम कसना चाहती है, बॉन्डिंग करना चाहती है, बाउंडेशन लगाना चाहती है। तो दे पीपल हैव जस्ट मेड फ्यू अमेंडमेंट्स, नॉट ओनली फॉर फेसबुक एंड ट्विटर, ऑल्सो फॉर अमेजॉन, ऑल्सो फॉर अदर कंपनीज एज वेल, उनके लिए भी किया अल्टीमेटली। ठीक है, तो हम वो अमेंडमेंट्स भी देखेंगे। अभी पूरा टॉपिक वैसे जितना हमारा सिलेबस में उससे मोर देन हमने डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इंडियन आईटी एक्ट के बारे में, ताकि आपको थोड़ी और नॉलेज हो। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट अगर किसी को है तो प्लीज बताएं आप मुझे। हमने अभी तक जो भी पढ़ा, वट एवर वी हैव गॉन थ्रू टिल टाइम, सो एनीवन हैविंग एनी डाउट देन लेट मी नो। Anyone? Komal, Puneet, Pritam, Prachi, and why rest of the students are not attending the class? मैं फिर एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। आई एम टेलिंग यू, मतलब आप इन्फॉर्म कर दिए सबको एमसीक्यू में और किसी चीज के अंदर। Got it? So please be attentive. We are only remaining with our one more unit, that is unit 4, and hopefully we will finish it very soon. और अभी आपके 2 असाइनमेंट पेंडिंग है और आपके 3 एमसीक्यू पेंडिंग है तकरीबन। So most probably after दशहरा we will plan it and we will make it. तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छी तरीके से असाइनमेंट्स, और क्योंकि यूनिट 3 में से मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा अभी और यूनिट 4 में से एक जाएगा, तो आपके असाइनमेंट्स तरह से कंप्लीट होंगे और आपका जो भी आपके एमसीक्यू बचेंगे वो भी इन 2 यूनिट के अंदर से बचेंगे। तीनों एमसीक्यू इन यूनिट 3 और यूनिट 4 से ही आएंगे अल्टीमेटली, आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यूनिट 3 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बेसिकली, एंड just study it and let me know in case you are facing any problem. Got it? So I'm going to end the class. Any doubts or questions you are having right now, let me know. Okay, thank you.